जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बदलते हुए पहलुओं पर भी हम ध्यान देंगे। यहाँ पे सबसे बेसिक चीज होगी कि हम इस विदेश नीति के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके आधार पे वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक सिनारियो में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, उसको हम अच्छे से डील करने में सक्षम हो सकेंगे। तो मैंने एक प्रश्न के रूप में आपके सामने रख दिया है कि भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई है। यहाँ पे तीन तरह के प्रश्न दिख रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न तीन नहीं है, ये तीनों का एक ही मीनिंग है। दूसरा है कि भारत के विदेश नीति का निर्माण कैसे हुआ है, अर्थात भारत के विदेश नीति के मौलिक तत्व क्या है। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि जो यहाँ टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो एग्जामिनेशन हॉल में टिकेगा। लेट्स स्टार्ट। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में हुआ। विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ। आप जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को मिली, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला। यानी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो भारत का जो आजादी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में आप देखेंगे कि दो विश्व युद्ध हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, और 1885 से 1947 के बीच में दो विश्व युद्ध होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, और दूसरा जो अभी बताया कि 1939 से 1945 तक। तो इस पृष्ठभूमि में भारत अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से निर्देशित होती प्रतीत होती है, या वहां सुनाई देती है। आप जैसे भी देखते हैं कि कोई भी नया घर आपके पड़ोस में बनता है या कोई नई फैमिली बसता है, तो उसका मूल उद्देश्य होता है वो आप आसपास के झगड़ों में वो पड़ना नहीं चाहता, वो अपना विकास चाहता है। भारत की स्वतंत्रता के समय भी यही स्थिति थी, वह किसी झगड़े में वो पड़ना नहीं चाहता था। और जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दो वर्ल्ड वार हो चुके हैं। तो अपने विकास की प्रक्रिया को बाधा मुक्त रखने के लिए भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति का पालन किया, जो आगे हम देखेंगे कि भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आजाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली ही थी दुनिया, कि उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख बना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के प्रयास हो रहे थे। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है।
और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पे नए देश बन रहे थे। अफ्रीका में भी बहुत सारे, अफ्रीका कंटिनेंट में भी बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे। इन नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में जो विदेश नीति अपनाई, उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। बंटवारे के कारण भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं निर्धारित की गई, उसमें बहुत सारे विवाद वर्तमान तक मौजूद है। तो एक तो विभाजन का विवाद और दूसरा गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाए खड़ा था। कुल मिलाकर इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी प्रारंभ की। आप इस सेशन को पूरा सुनेंगे, खास करके वे फ्रेंड्स जो मेंस लिखने जा रहे हैं, आइदर बीपीएससी और यूपीएससी, क्योंकि इसके साथ जो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको कहाँ बताया जाता है, वो यूट्यूब पे शायद ही कोई प्रोवाइड कर रहा हो फ्री में। इसके लिए लाखों रुपए देकर के आप जब कोचिंग करने जाते हैं तब वहां बताया जाता है। और जो निम्न तबके के जो विद्यार्थी हैं, वो बुक और गाइड से पढ़ते हैं, और जो मेन चीज जो है वो उनसे आंसर राइटिंग में रह जाता है। जो मैं यहाँ बताऊंगा कि अगर ये सवाल अभी आपके सामने आ जाता हो और आपने कहीं से कोचिंग नहीं किया हो, तो आप कहाँ पे गलती कर जाते हैं और जो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मार्किंग जो है, नंबर जो है, कम मिलता है। तो आइए समझते हैं, पूरा देखने की कोशिश कीजिए। भारत की विदेश नीति जो है निम्नलिखित तत्वों से निर्देशित हुई है, या उसमें उसके मौलिक तत्व जो है वो इस प्रकार है। पहला जो है संवैधानिक सिद्धांत। संवैधानिक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 कहाँ है? नीति निर्देशक तत्व। भारत के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में, जो 36 से 51 तक जो है, उसके अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि, विधि मीन्स कानून, और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। दूसरा देखिए कि ये तो हो गया हमारे संविधान में जो सिद्धांत है उसके। दूसरा है कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो जो है 1946 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे और विदेश मंत्री का कार्यभार भी उनके पास रहा इस दौरान। तो इस तरह से उनकी भूमिका जो है विदेश नीति में महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विदेश नीति में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कार्यसूची मीन्स नेशनल एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना की और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति 3 बड़े उद्देश्यों से प्रभावित है। पहला है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना। काफी लंबे समय के बाद आजादी मिली थी, उससे प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। दूसरी, अखंडता को बनाए रखना। भारत में विभाजन के विघटनकारी तत्व वर्तमान समय तक मौजूद हैं। जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो ताजा ताजा जख्म जो है
इन तत्वों से भरा हुआ था। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि जो जख्म में, ताजे जख्म में जिस प्रकार से वायरस अधिक सक्रिय होते हैं, बैक्टीरिया अधिक सक्रिय होते हैं, उस समय की परिस्थिति में विघटनकारी तत्व ज्यादा सक्रिय थे। तो अखंडता को, भारत की अखंडता को बनाए रखना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तीसरा, तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। भारत का गरीबी से बुरा हाल था, बेरोजगारी चरम पे थी। इस संदर्भ में देश का विकास जनता के हित के लिए करना अनिवार्य हो जाता है। नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है दो खेमों में बट गया, दो महाशक्ति में बट गया, जिसके एक भाग का लीडर यूएसए था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरे भाग का यूएसएसआर यानी कि रसिया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और इन दोनों के बीच लंबे समय तक, अर्थात 1991 तक, यूं कहें 1991 तक अगर बुक सोर्स में जाते हैं तो मिलता है कि ये शीत युद्ध का, कोल्ड वार का टाइम रहा। और वर्तमान में भी आप रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष देख रहे हैं, ये और अमेरिका और रूस की पुरानी वैमनस्यता का, उनकी नीतियों का ही परिणाम है। तो ऐसे में एक नया आजाद हुआ देश, उसे गुट निरपेक्ष यानी कि किसी दल में शामिल न होकर अपना विकास पर ध्यान करने की नीति ही बेहतर नीति मानी जा सकती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन विशिष्ट विचारों, सत्य और अहिंसा, गांधी जी के सत्य और अहिंसा से प्रेरित था, उनका असर अर्थात प्रभाव भारत के विदेश नीति पर भी पड़ा। अब ये जो है चीन के साथ एग्रीमेंट किया गया था, जिस दौरान यह पंचशील सिद्धांत का जन्म होता है। पंचशील क्या है? तो पंचशील का अर्थ है आचरण के 5 सिद्धांत। आचरण के 5 सिद्धांत, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे के साथ आचरण के संबंध निश्चित किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं: अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, तथा समानता और पारस्परिक लाभ। ये पंचशील के 5 तत्व हैं। अगर 69th का भी पीएससी देने जा रहे हैं तो उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचशील का सिद्धांत किस धर्म से प्रेरित है, तो आपका जवाब होना चाहिए बौद्ध धर्म से। अगर इसमें पांच तत्वों को ऑप्शन बनाकर दे दिया जाता है, तो इन 5 तत्वों को ध्यान करें। ये यूपीएससी के ऑब्जेक्टिव्स में यानी कि पीटी एग्जाम्स में ये आए हुए हैं, तो इनको याद रखना आपके लिए अनिवार्य है, पीटी और मेंस दोनों परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए। चौथा तत्व है गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति का 2 ध्रुव में विभाजन हो चुका था। पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ द्वारा संसार के नए स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने तथा इन देशों की शासन प्रणालियों को अपने विचारधाराओं के अनुकूल ढालने की भरपूर प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे विश्व परिदृश्य में भारत ने विश्व राजनीति में अपनी अलग पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के उद्देश्य से गुट निरपेक्षता नीति का अनुपालन किया। धीरज बनाए रखिए, अंतिम तक आप समझिए, जहां पे कुछ कुछ चीजों कुछ नया मिलेगा जो मैं 100% श्योर हूं कि जिससे आप भिज्ञ नहीं होंगे, यानी कि आप उस चीज को, तथ्यों को नहीं जानते होंगे। अभी आने वाला है, पेशेंस बनाए रखिए, आपको एग्जाम पास होना है।
गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक गुटों से स्वयं को अलग रखने का किसी देश का प्रयत्न। दृष्टिकोण स्वतंत्र होना चाहिए और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना में सहायक होना चाहिए। गुट निरपेक्षता के मूल तत्वों में शीत युद्ध का विरोध, स्वतंत्र विदेश नीति में विश्वास, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अहस्तक्षेप, विकास के लिए आपसी सहयोग तथा नव उपनिवेशवाद का विरोध मुख्य रूप से शामिल होता है। ये नव उपनिवेशवाद क्या है? क्योंकि पहले जो होता है उपनिवेशवाद में क्या होता था पहले, कि हम किसी भी देश को सैनिक के शक्ति के बल के ऊपर हम उसे जीत करके अपने अधीन कर लेते थे, वो उपनिवेशवाद कहलाता था। नौ उपनिवेशवाद में क्या होता है कि इसे एक उदाहरण से समझिए कि अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न देश किसी कमजोर गरीब देश को इतना लोन दे देता है, इतना उधार दे देता है कि धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियों पर, सत्ता पर लोन देने वाले देश का अधिकार हो जाता है, वो उसको रिमोट कंट्रोल से हैंडल करने लगता है, तो यह जो है प्रक्रिया नौ उपनिवेशवाद के अंतर्गत आता है। यानी कि आर्थिक रूप से गुलाम बनाना नौ उपनिवेशवाद होता है। इसका वर्तमान में आज भी कई शक्तियां करती है, चाइना करते हैं, अमेरिका भी करती है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल संस्कार तथा विचारधारा है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में जो G20 हो रहा है उसका जो है आधार वाक्य क्या है, मूल वाक्य क्या है। वहां भी ये वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ा हुआ कुछ शब्द आया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रख दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि G20 का आधार वाक्य क्या है। भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही है। भारत किसी विशेष देश के विरुद्ध किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन नहीं करता है, जब तक कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति के साथ न अधिरोपित किया जाए। ध्यातव्य है कि भारत ऐसे शांति सैन्य अभियानों में हिस्सा लेता है जिनमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल शामिल होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भारत तो गुट निरपेक्ष का समर्थन करता है, गुट निरपेक्षता की बात करता है अपने विदेश नीति में, लेकिन वह जब संयुक्त राष्ट्र की जो कहीं सेना जाती है तो उसमें अपने सैनिकों को क्यों भेज देता है कार्रवाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि संयुक्त राष्ट्र जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये शांति स्थापना के लिए जब जाती है, शांति की स्थापना के लिए जाती है, तो उसमें यह भारत अपना योगदान देता है। भारत क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है, सदस्य है, उसकी स्थापना के समय से ही अर्थात 1945 से ही। भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने में विश्वास नहीं रखता, परंतु यदि कोई देश अनजाने में या जानबूझकर भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है तो भारत बिना समय बर्बाद किए हस्तक्षेप करने में नहीं झिझकता। भारत आक्रामकता के स्थान पर निर्माणात्मकता पर जोर देता है, अर्थात डिस्ट्रक्टिव के बदले कंस्ट्रक्टिव एक्शन पे वो ज्यादा जोर देता है। भारत का मानना है कि युद्ध समस्या का हल नहीं बल्कि एक नई समस्या की शुरुआत होती है। इस लाइन को याद रखिएगा। कई सारे क्वेश्चन को लिखने के लिए इसको पंच लाइन के रूप में आप इसको कोट करके लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार जिस तरह से प्रश्न आए उसके टोन के हिसाब से। ये तो मौलिक तत्व हो गए। अब जो मेन चीज जो है, इन सारे चीजों को आपको पुरानी बुक जो है या बुक्स मैगजीन्स में मिल जाएंगे,
अब नई बात आने वाली है जिसे मैं बताना चाह रहा हूं, इतने देर से मैं आपको रोक करके रखा हुआ है। अब समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। ठीक है, विदेश नीति तो बना ली कि हम गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत पे चलेंगे, पंचशील के सिद्धांत पे चलेंगे। अब इससे क्या, इसी के आधार पे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझ लेते हैं, फिर मौजूदा परिस्थिति को देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ है कि किस प्रकार कोई एक देश किसी दूसरे देश को अपना मनचाहा काम करवाने के लिए प्रभावित कर सकता है। संधियों और गठबंधनों का तात्पर्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। यानी कि जब दो देश, दो या मोर देन टू और मोर देन टू, जब किसी चीज पे एग्री हो जाते हैं, दोनों अपना अपना नफा और नुकसान यानी कि प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं, फिर वो एक एग्रीमेंट पे आते हैं और वो या तो संधि करते हैं या गठबंधन करते हैं। संधि होता है ट्रीटी, गठबंधन होता है एलायंस। दोनों में अंतर है जो आगे हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी एक देश के दूसरे देशों के साथ संबंधों का वर्णन करते हैं। दो देशों के बीच संबंध अर्थव्यवस्था, सेना, कानून, पर्यावरण इत्यादि विषयों पर उनके आपसी व्यवहार के स्तर पर आधारित होते हैं। दो या उससे अधिक देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारस्परिक और बहुआयामी संबंध हो सकते हैं। आपसी संबंधों का प्रकार देशों के आपसी संबंधों और लाभों पर निर्भर करता है। ये सारे जो हम देख रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या होता है, उन सारे तत्वों को यहाँ उल्लेख किया गया है। दो देशों के बीच के संबंधों पर भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जिसे हम भू राजनीति कहते हैं। भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स। इसमें क्या होता है, भूमि, अवस्थिति, क्षेत्र, अन्य भौगोलिक कारकों ने राजनीतिक निर्णयों को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। तब भू राजनीति क्षेत्र के देशों के बीच आपसी संबंधों का निर्धारण करती है या निर्धारित करती है। सभी देशों के पास शक्ति के रूप में प्रयोग करने के लिए संसाधन होते हैं। किसी भी देश की शक्ति को उसकी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि पावर ऑफ नेशन के दो पार्ट हैं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। सैन्य शक्ति को हार्ड पावर कहते हैं और सांस्कृतिक शक्ति को सॉफ्ट पावर कहते हैं। यही आपको बताना है, यही आपको बताना है। और इसमें आगे देखेंगे कि क्या इससे कैसे जो देश है वो किस तरह से अपना जो विदेश नीति है और उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसे इनका इस्तेमाल करती है। अब देखिए, सैन्य शक्ति ये सीधा सीधा है, इससे समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हार्ड पावर किसी अन्य देशों की राजनीतिक इकाइयों के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करने के लिए सैनिक और आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करना हार्ड पावर कहलाता है। यह प्रायः आक्रामक होती है और तब सबसे प्रभावशाली होती है जब इसे किसी राजनीतिक इकाई द्वारा कमजोर देश पर प्रयोग किया जाता है। अर्थात रसिया के द्वारा जब यूक्रेन पर एक कार्रवाई की जा रही है हार्ड पावर की, तो यहाँ पर उसे धीरे धीरे सफलता मिलती जा रही है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, मैं जानबूझ करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल के तौर पे है, लेकिन ये पीटी में ज्यादा कारगर होगा। मेंस में इसको आप एक एक आध एग्जाम्पल लिख करके आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये पीटी के उद्देश्य से यहाँ लिख दिया है कि 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल के शासन से मुक्त कराया था। क्वेश्चन क्या आएगा पीटी में कि भारत ने गोवा, दमन, दीव को पुर्तगाल के शासन से कौन से ऑपरेशन से मुक्त कराया था। ये क्वेश्चन जो है ना, बिहार दरोगा का एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था।
1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ये सारे हार्ड पावर के इस्तेमाल के उदाहरण हैं। 1971 में भारत ने बांग्लादेश मुक्ति की लड़ाई को समर्थन दिया था, तब भारत ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। भारत ने ऑपरेशन मेघदूत, अगेन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराया था। 1985 में ऑपरेशन कैक्टस, बिहार दरोगा वाले इसको याद कर जाएंगे, 1985 में ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से मालदीव में सरकार की पुनर्स्थापना किया गया था। ये हार्ड पावर के एग्जाम्पल हैं। समझने वाली जो मेन बात है वो है सांस्कृतिक शक्ति यानी कि सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को प्रयोग करने को कहते हैं। इसका प्रयोग करके दूसरे देशों में सैन्य शक्ति का प्रयोग किए बिना मनचाहा काम करवाया जा सकता है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? सॉफ्ट पावर के अंतर्गत योग आते हैं, कला आते हैं, हस्तशिल्प आते हैं, संगीत, खेलकूद इत्यादि आते हैं। भारत का विदेश मंत्रालय अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। अब जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल मैं करंट देता हूं। जैसे आप जनसांख्यिकी लाभांश जानते हैं। भारत की जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या इतनी अधिक होती है जिसका इस्तेमाल आप आर्थिक रूप से लाभ के रूप में किया जाता है, जो सबसे सर्वाधिक कार्यकारी जनसंख्या होती है, अर्थात काम करने वाली जनसंख्या होती है। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल देखिए, हम एक ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। वर्तमान परिदृश्य में जो वहां के पीएम है वो भारतीय मूल के हैं, सुनक। अब उनको जैसे किसी ऐसा जो एग्रीमेंट हो जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच किया जाना हो, दोनों देशों को लाभ होना हो, तो जब कोई भी आदमी जो अपने बेसिक ओरिजिन का होता है तो उससे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगाव वो होता ही है। तो अगर कई जगह पे कुछ ब्रिटेन के हित के उद्देश्य से कुछ मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं दोनों के बीच एग्रीमेंट करने में, तो इस मतभेद को आसानी से दूर किया जा सकता है, क्योंकि वो भी भारतीय मूल के हैं और उनका भारत के साथ करार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो भारत को समझते हैं। जैसे कि आप अपने लेवल पे, समाज लेवल पे देखते हैं कि कोई आपके समाज का, गांव का आदमी कहीं दूसरे स्टेट में रहता है तो आप उससे जल्दी घुल मिल जाते हैं, थोड़ा सा मतभेद होने के बाद भी जब आप दूर होते हैं। तो इसी को आप ये सॉफ्ट पावर के अंतर्गत हम रखते हैं या रखा जाता है। अब ऊपर में देखेंगे आप, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर समझ गए होंगे। यहाँ जो संधियां होती है, एक संधि होती है और एक गठबंधन होता है। संधि क्या है कि स्वतंत्र देशों के बीच लिखित समझौते होती है जो कानूनी तौर पर एक दूसरे पर बाध्यकारी होता है। जहां लीगली जो है बाध्यकारी होता है उसको हम संधि कहते हैं, ट्रीटी कहते हैं। इसके दो व्यापक वर्ग होते हैं, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। कम से कम संधि के लिए दो पक्ष तो होना ही चाहिए, या फिर बहुपक्षीय तो होगा ही। दूसरा है एलायंस, गठबंधन। आपसी लाभ और सुरक्षा के कारणों से बनाया जाता है। यह कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं होता। ये दोनों में अंतर है। ये जनरली इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि हम आईआर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इन बेसिक चीजों को हमें जानना और समझना जरूरी है। अब जो प्रश्न जो आपका इस बार आएगा वो आएगा पंचामृत। पंचामृत क्या है कि वर्तमान भारत सरकार ने भारत के विदेश नीति में पंचशील की जगह पंचामृत को शामिल कर लिया है। पंचामृत के मौलिक तत्व हैं सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति एवं सभ्यता। इसमें मुख्यतः सॉफ्ट पावर के तत्वों को सम्मिलित करते हुए विदेश नीति के दायरे को वैश्विक किया गया है। पंचशील एवं पंचामृत एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। दोनों ही नीतियां परस्पर सम्मान, विकास एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है। इसके अतिरिक्त पंचशील केवल सिद्धांत नहीं है, अपितु यह भारत की विदेश नीति के आधार है, जिन पर अन्य सिद्धांतों की संरचना की जा सकती है।
अब इसको देखिए, जैसे पंचामृत में क्या किया गया, सॉफ्ट पावर पे ध्यान ज्यादा दिया गया है, क्योंकि यह वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से यही सक्सेसफुल है। सपोज जैसे अफगानिस्तान में मदद के लिए भारत ने अपनी दवाइयां, इंजेक्शन वगैरह भेजे थे, खाने पीने की सामानें भेजे थे। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आसपास के पड़ोसी देशों में जब श्रीलंका में त्रासदी हुई थी, तो वहां पे क्या भारत ने जो मदद पहुंचाई थी वो क्या था, बहुत जैसे जल संकट उत्पन्न हो गया था, पीने के पानी भी नहीं थे, तो पीने के पानी भी वहां पे भेजा था भारत सरकार ने। तो ये सब जो होते हैं सॉफ्ट पावर के डिप्लोमेसी के अंतर्गत आते हैं, जो यही सक्सेसफुल है। अगर आप किसी बुरी परिस्थिति में है, कोई आपको मदद करता है बुरे के समय में, तो आप उसके प्रति क्या हो जाते हैं, आपकी सहानुभूति बढ़ जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जब वो कोई बात रखेगा, सपोज भारत बात रखेगा, तो ये जिन जिन देशों को इन्होंने मदद दी है उनके बुरे समय में, तो वो क्या होंगे, वहां समर्थन देंगे। सपोज भारत जो है अगर आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है, और जब वोटिंग होगी तो जिन जिन लोगों को भारत ने मदद पहुंचाई है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के तहत, तो वो सारे देश जो हैं जब उस समय वोटिंग होगी तो भारत के पक्ष में अपना वोट नैतिक रूप से देना पसंद करेंगे। ये इसकी सक्सेस की कहानी बनती है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, वर्तमान भारत सरकार ने भारत के विदेश नीति में पंचशील की जगह पंचामृत को शामिल किया है, जिसके मौलिक तत्व जो हमने ऊपर बता दिया है कि ऐसे ऐसे हैं। इसमें मेन चीज जो है समझने वाली है, इसको समझ लीजिए कि पंचशील के नीति के तहत, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, भारत गुटनिरपेक्ष तरीके से अपने लिए विकास की संभावनाओं को तलाश रहा था कि हमें दूसरे देशों की मदद भी मिल जाए और किसी तरह से हम किसी गुट में हम शामिल भी ना हो, किसी सैनिक गुट में शामिल भी न हो, जैसे कि नाटो वगैरह। जब देश विकास की पट्टी पर अग्रसर हो गया, तो भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति को संशोधित कर पंचामृत की नीति को अपनाया। यह नीति भारत के वैश्विक भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य साधती हुई प्रतीत होती है, तथा भारत की भूमिका को संयुक्त राष्ट्र में बढ़ाने का भी लक्ष्य रखती है। अर्थात भारत अपने सॉफ्ट पावर के माध्यम से अपनी स्थिति को संसार में मजबूत करना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो लास्ट का जो चीजें जो मैंने डिस्कस किया कि कैसे बनती है डिप्लोमेसी, कैसी होती है, यहाँ से जो पावर ऑफ नेशन, हार्ड पावर,